गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की आपकी कक्षा है और इसमें आपका टॉपिक जो है वो है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए, आपकी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में आपकी फर्स्ट यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट पेपर है इसमें आपका टॉपिक है परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए, आपके बी पार्ट फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट पेपर आज हम लेते हैं, उसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। तो आपके दो पेपर हैं फर्स्ट ईयर में, जैसे कि आपको सिलेबस में मैंने बता दिया पिछली कक्षा में कि आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार और सेकंड पेपर का नाम है आपका प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो आज आपका फर्स्ट पेपर शुरू कर रहे हैं हम। इसमें आपका टॉपिक है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए, राजनीति विज्ञान को हम अध्ययन की दृष्टि से इसे हम दो भागों में बांटते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। देखिए, राजनीति विज्ञान का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए, राजनीति विज्ञान को हम इसका सरल रूप में इसका अध्ययन करने के लिए इसे हम दो भागों में बांटते हैं, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण और राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। जैसे कि परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से परंपरागत का मतलब राजनीति विज्ञान का अध्ययन पुराने तरीके से जो है इसमें किया जाता है। जो परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है, अध्ययन के विषय है, विषय वस्तु है, वो पुरानी तरीके से ही हम इसमें लेते हैं। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण है, इसमें हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं परंपरागत तरीके से, परंपरागत रूप से हम इसमें जो है अध्ययन करते हैं। दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण, इसमें हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन बिल्कुल नई पद्धति से करते हैं, नई तकनीक से करते हैं और राजनीति विज्ञान के अध्ययन को विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक बनाने का इसमें पूरी तरह से प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक जो है वैज्ञानिक रूप में इसका अध्ययन किया जाए। तो आधुनिक दृष्टिकोण में हम अध्ययन पद्धति की बात करते हैं, वो भी नई अध्ययन पद्धतियां होती हैं, आनुभविक, वैज्ञानिक, पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धतियां होती हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण में हम राजनीति विज्ञान में नई तकनीकों का हम समावेश करते हैं और अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का इसमें क्या है प्रयास किया जाता है। तो देखिए,
इस प्रकार से हम राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण मॉडर्न अप्रोच। तो हम पहले लेते हैं परंपरागत दृष्टिकोण, बाद में लेंगे हम आधुनिक दृष्टिकोण। तो अभी हम चर्चा करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में। तो देखिए, अभी आपका टॉपिक है राजनीति विज्ञान का राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। तो देखिए, राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण का जो समय है वो हम लेते हैं दूसरे महायुद्ध से पहले का समय। तो देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण द्वितीय महायुद्ध से पहले का समय, क्योंकि दूसरा महायुद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। तो 1945 के बाद में राजनीति विज्ञान में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी क्रांति का श्री गणेश किया और व्यवहारवादी क्रांति के बाद में राजनीति विज्ञान में एक नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। तो 1945 के बाद का समय तो आधुनिक दृष्टिकोण है, जबकि 1945 से पहले का समय क्या है, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण दूसरे महायुद्ध से पहले का समय है, जबकि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण द्वितीय महायुद्ध के बाद का समय है, जब व्यवहारवादी क्रांति का जो है आगमन हुआ था और व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान में एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया जिसे हम कहते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि ये केवल, जैसे कि गार्डनर की परिभाषा भी हम इसमें लेते हैं। गार्डनर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ होता है। तो देखिए, ये परिभाषा राजनीति विज्ञान के परंपरागत स्वरूप को परिभाषित करती है कि परंपरागत स्वरूप में हम केवल राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह की बात करते हैं। कहने का मतलब है केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो गार्डनर ने कहा है राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह, यानी जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनसे जो भी संबंधित जो इसमें तत्व हैं उनको इसमें हम शामिल करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण में। तो परिभाषा से ही विदित है कि ये परिभाषा जो है राजनीति विज्ञान के संकुचित दृष्टिकोण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, क्योंकि इससे राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य के इर्द गिर्द ही घूमता है और राज्य और सरकार तक ही वो क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो इसलिए आगे जब हम दोनों में अंतर देखेंगे, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि इसमें परंपरागत दृष्टिकोण तो क्या है, इसका क्षेत्र संकुचित है,
जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। तो देखिए इस प्रकार से ये परंपरागत दृष्टिकोण जो है केवल राज्य और सरकार यानी राजनीतिक गतिविधियों तक ही सीमित हो जाता है और ये केवल औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित है। तो देखिए इसमें हम तो देखिए इसमें राज्य सरकार राजनीतिक दल आदि औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। आदि औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो देखिए परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो केवल राज्य सरकार तक ही सीमित है और केवल औपचारिक संस्थाएं जो कि राजनीतिक गतिविधियों राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित है उन तक ही यह दृष्टिकोण सीमित है। तो इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण केवल राज्य और सरकार तक ही सीमित है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो परंपरागत दृष्टिकोण का जो स्वरूप है उसमें हम इसकी विषय वस्तु क्या है। तो देखिए अब हम परंपरागत दृष्टिकोण की विषय वस्तु या इसका अध्ययन क्षेत्र इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए परंपरागत दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र या विषय वस्तु तो देखिए परंपरागत दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र और विषय वस्तु की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहला इसका पॉइंट है मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। यानी मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है और मानव के राजनीतिक व्यवहार को जिन जिन कारकों को इसमें हम देखते हैं वो मानव का राजनीतिक व्यवहार इसमें क्या है शामिल होता है। तो देखिए मानव के राजनीतिक व्यवहार को हम इसमें शामिल करते हैं। केवल उसका जो राजनीतिक पक्ष है केवल राजनीतिक पक्ष को हम इसमें शामिल करते हैं कि मानव के जीवन से संबंधित जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। केवल मानव का जो राजनीतिक पक्ष है वो इसमें शामिल होता है। अगला बिंदु है राज्य का अध्ययन। राज्य का अध्ययन देखिए परंपरागत दृष्टिकोण जैसे कि हमने गार्डनर की परिभाषा को इसमें शामिल किया। गार्डनर जो है इसकी परिभाषा में हमने देखा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो इसमें प्रमुख विषय वस्तु क्या है, राज्य है।
तो देखिए परंपरागत दृष्टिकोण का प्रमुख विषय क्षेत्र क्या है? राज्य है। जैसे कि आधुनिक दृष्टिकोण का प्रमुख विषय मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है वो प्रमुख विषय है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण का जो विषय क्षेत्र है उसका केंद्र बिंदु राज्य का अध्ययन, और राज्य के अध्ययन के इर्द गिर्द ही परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, और इसकी प्रमुख जो इकाई है वो है राज्य का अध्ययन। तो राज्य का अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। फिर हम देखते हैं इसमें सरकार का अध्ययन। तो देखिए राज्य के अध्ययन के बाद में इसमें सरकार का अध्ययन भी इसके विषय क्षेत्र में हम शामिल करते हैं कि सरकार का स्वरूप किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से जो है नियमों का अनुसरण जो है जनता किस प्रकार करेगी, नागरिक किस प्रकार करेंगे, सरकार कितनी संप्रभु है। क्योंकि जैसे कि परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों में हॉब्स को हम लेते हैं तो उसने कहा है कि राज्य संप्रभु का आदेश है, और राज्य जो है वो सर्वोच्च संस्था है, सभी संस्थाओं में सर्वोच्च संस्था राज्य है, और उसका आदेश क्या है? कानून है, और उसके कानूनों का पालन करना नागरिकों का परम कर्तव्य है। यदि नागरिक उसके कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो क्या करता है राज्य? उनको दंडित कर सकता है, क्योंकि राज्य दंड की शक्ति से युक्त है। और नागरिकों का जो है कानूनों की अवहेलना करने पर, जब नागरिक कानूनों की पालना नहीं करते हैं तो राज्य उनको क्या कर सकता है? दंड कर सकता है। तो इसलिए राज्य सर्वोच्च संस्था है, और इसलिए सर्वोच्च संस्था में सरकार का होना बहुत ही जरूरी है कि सरकार किस प्रकार से जो है सुचारू रूप से अपने शासन का संचालन करती है। तो ये दायित्व किसका है? सरकार का। तो इसलिए इसमें सरकार के अध्ययन को भी प्रमुख रूप से लिया जाता है। अगला है स्थानीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। तो देखिए इसमें स्थानीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं का स्थानीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, क्योंकि स्थानीय और राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में इनको लिया जाता है। इस कारण से स्थानीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन जो है वो भी परंपरागत दृष्टिकोण के विषय क्षेत्र में शामिल है कि स्थानीय स्तर पर किस तरह की संस्थाएं हैं, स्थानीय स्तर का प्रशासन किस प्रकार का है, और उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार किस प्रकार है उसका प्रशासन सुचारू रूप से किस प्रकार से होता है, और स्थानीय संस्थाएं किस प्रकार से अपना कार्य जो है स्वतंत्र रूप से किस प्रकार कर पाती हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं और स्थानीय और राष्ट्रीय संस्थाएं दोनों किस प्रकार मिलजुल कर तालमेल से किस प्रकार जो है अपना कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से और समन्वय के साथ में करती है, उसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। अगला हम देखते हैं, अगला बिंदु है राजनीति के अंतरराष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन। तो देखिए राजनीति के अंतरराष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन भी इसमें किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है किस प्रकार सरकारें अपना काम कर रही हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार जो है प्रशासन कुशलता पूर्वक कार्य कर रहा है, उसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमुक अमुक देश में किस प्रकार की सरकारें हैं, वो किस प्रकार कार्य कर रही हैं, वहां पर किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, इसका भी अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। अगला है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। तो देखिए राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन ये भी इसका प्रमुख विषय है। राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन
राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। देखिए, राजनीतिक विचारधाराओं का प्रमुख रूप से जो है महत्व है, क्योंकि राजनीतिक विचारधाराएं क्या करती हैं, वो एक अपना अलग एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी प्रस्तुत करती हैं। जिस प्रकार जो राजनीतिक सिद्धांत निर्माता है वो उस विचारधारा के आधार पर अपने सिद्धांतों को बुनता है और अपने विचार प्रतिपादित करता है। जैसे कि आदर्शवाद है, मार्क्सवाद है, फासीवाद है, नाजीवाद है, नारीवाद है। ये अलग अलग विचारधाराएं हैं और इन विचारधाराओं का राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन विचारधाराओं के कारण जो भी विचारक हैं वो अपने विचार प्रतिपादित करते हैं और इस प्रकार अपने विचार प्रतिपादित करके स्वतंत्र रूप से वो क्या करते हैं, सिद्धांत निर्माण करते हैं और राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा देते हैं। तो राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन 20 में है। अगला है राजनीतिक दलों में दबाव समूहों का अंतर अध्ययन। तो देखिए, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों का अध्ययन। दबाव समूहों का अध्ययन। तो देखिए, राजनीतिक दल और दबाव समूहों का अध्ययन 20 में प्रमुख रूप से शामिल है, क्योंकि राजनीतिक दल राज्य का प्रमुख क्या है, स्तंभ है और राजनीतिक दलों से ही सरकार चलती है। तो ये राजनीतिक दल सरकार के महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिनसे सरकार जो है अपना शासन सुचारू रूप से चलाती है। और राजनीतिक दलों के बिना हम जो है किसी भी कुशल प्रशासन की या कुशल संचालन की, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की हम कल्पना नहीं कर सकते कि राजनीतिक दलों के बिना कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपना कार्य कुशलता पूर्वक जो है कर सकती है। तो देखिए, इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण में हम राजनीतिक दल और दबाव समूह को ही प्रमुख रूप से लेते हैं कि ये भी क्या है, प्रमुख रूप से इसकी विषय वस्तु है। तो इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र और विषय वस्तु हमने बताई कि इस प्रकार से मानव के राजनीतिक व्यवहार केवल राजनीतिक पक्ष को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है, स्थानीय और राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, राजनीति के अंतरराष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, राजनीतिक दल और दबाव समूह का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो उसका क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, क्योंकि ये केवल राज्य राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक गतिविधियों तक ही सीमित है। जबकि जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसका क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि वो मानव के राजनीतिक व्यवहार को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है और मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जितने भी नियामक तत्व हैं उन सब का उसमें क्या किया जाता है, उन सब का उसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र तो क्या है, संकुचित है, क्योंकि केवल राजनीतिक पक्ष तक ही सीमित है। और आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि वो मानव के विभिन्न आयामों को अपने अध्ययन में शामिल करता है।